बाजार में आज हो चुका है, हाँ वो पहले भी हुआ है। एक एक 2-2 किलोमीटर की लाइन लगती थी आईपीओ फॉर्म भरने के लिए। बाजार में 60 to 70% जब आप अचीव करते हो सही, तो उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे MACD बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, बट जब तक उसमें सिग्नल आता है कभी कभी देरी हो जाती है। तो RMI में बाई सेल सिग्नल्स हर दूसरे इंडिकेटर की तरह ही आते हैं। मैं पहला ट्रेड जब लेने की कोशिश करी, वो ट्रेड एक्चुअली फेल हुआ। मैं ऑप्शंस बाजार के बारे में कि इसमें समय बहुत महत्व रखता है। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि एक इंडिकेटर ऐसा है जिसके मदद से हम लोग बाय और सेल सिग्नल पता लगा सकते हैं, तो क्या आप लोग वो चीज़ को बिलीव करोगे? नहीं ना। मैंने भी ये चीज़ पे बिलीव नहीं किया था, मतलब आज तक मैं ये चीज़ पे बिलीव नहीं करता था। बट आज के पॉडकास्ट को देखने के बाद शायद आप लोग थोड़ा बहुत बिलीव करने लग जाओगे, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमने बात की है मिस्टर रोहित श्रीवास्तव जी से, और इनका स्टॉक मार्केट में करियर 30 साल से भी ज़्यादा का है, जिसमें इन्होंने स्टार्टिंग में एक मैगजीन में काम किया था। उसके बाद ऑलमोस्ट 18 से 20 साल इन्होंने शेर खान में भी काम किया है, और अभी फाइनली अपने खुद के फंड को मैनेज करते हैं, और इन्होंने एक नई चीज़ बनाई है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग ने रोहित जी की जर्नी के बारे में बात की है, और ये इंडिकेटर के बारे में बात किया है जो मिस्टर रोहित ने बनाया है, और वो इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं, कैसे वो इंडिकेटर को देख के हम लोगों को एक आइडिया लगाना चाहिए कि स्टॉक में बाइंग या सेलिंग कहाँ पे आती है, कैसे हम लोगों को स्टॉक को फिल्टर करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात की है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग हमारा आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। और उसके पहले ही, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो आप ये पॉडकास्ट को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलिए हम लोग जाते हैं पॉडकास्ट में। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे यहाँ पे आए हो, और जैसे मुझे पता है कि आप शेर खान में भी काम करते थे पहले जी, तो डिटेल में तो नहीं पता है, बट सर आप मुझे आपके जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताइए तो पता चले सब लोगों को और मुझे भी। तो मैंने शेयर बाज़ार की स्टडी कॉलेज के दिनों से शुरू करी। 11वीं में मैंने जैसे कॉमर्स सब्जेक्ट में पढ़ाई करी, तो ये ध्यान में आने लगा कि आगे क्या करना है, और बिजनेस पेजेस टाइम्स ऑफ इंडिया के खोले, शेयर के भाव दिखे, और वहाँ से फिर मैंने उसकी स्टडी शुरू की कि चलो इसको लिखते हैं, भाव की स्टडी करते हैं। और फिर भाव के बाद पता चला इसकी कंपनियों की भी स्टडी करनी पड़ेगी, तो बैलेंस शीट की स्टडी शुरू हो गई, इकोनॉमिक न्यूज़ की स्टडी शुरू हो गई। तो हर एंगल से शेयर बाज़ार को मैंने स्टडी करना शुरू किया, और इंटरेस्ट बना कि एक टोटल जो मार्केट एनालिसिस है वो होनी चाहिए, सिर्फ एक ही एंगल से मार्केट को ना देखा जाए। बट इसमें चार्ट्स और जो टेक्निकल डेटा पॉइंट्स हैं उनको काफ़ी महत्व दिया गया मेरे पूरे प्रोसेस में। तो इसको मैं फिर हर चीज़ से कंबाइन कर लेता हूँ, चाहे वो फंडामेंटल्स है उसको भी टेक्निकल्स के साथ कंबाइन कर लेता हूँ, और इकोनॉमिक जो साइकिल्स हैं उसको भी हमारे वेव थ्योरी के साथ कंबाइन कर लेता हूँ। तो फिर एक पूरी समझ में आती है कि कई चीज़ें अलग अलग टाइम फ्रेम्स में किस तरह काम कर रही है और बाज़ार में क्या हो रहा है। तो ये एक पूरा प्रोसेस बन गया है जो अब हम लोग फॉलो करते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी, ट्रेडिंग में भी, हर तरीके से उसको डेवलप कर लिया। तो इसको करने में ज़रूर कई साल लगे, जैसे मैंने बताया कि कॉलेज के दिनों से पढ़ाई, फिर उसके बाद 93 में मैंने BCom कंप्लीट किया। 94 में दलाल स्ट्रीट जर्नल में काम शुरू किया, वहाँ कुछ साल काम करके फिर MBA किया, MBA इन फाइनेंस 97 से लेके 99 तक, और वापस फिर फाइनेंस इंडस्ट्री में प्रोप्राइटरी एक ट्रेडिंग कंपनी थी उसके यहाँ काम शुरू किया। और उस समय पे मेरा ध्यान एलियट वेव एनालिसिस की तरफ आया, क्योंकि जब मैं काम ढूंढ रहा था तो एक आदमी मुझे मिला दारा शॉ एंड कंपनी में, जिसने बोला कि हमें एलियट वेव वाला ही आदमी चाहिए, आपकी टेक्निकल नॉलेज जो भी है इस सब्जेक्ट पे ही हम लेंगे। तो वो छोड़ के फिर मैंने दूसरी प्रोप्राइटरी डेस्क में काम ले ली, और फिर मैंने अपने भाई को US में बोला कि मुझे इस पर एक किताब भेजिए, और एलियट वेव एनालिसिस की फिर स्टडी मैंने की। अब इसका महत्व ये है कि एलियट वेव एनालिसिस हर जो फाइनेंशियल मार्केट की स्टडी है, टेक्निकल से लेके इकोनॉमिक से लेके फंडामेंटल, इस सबको जोड़ने का काम करता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है जो कि थोड़ा बिहेवियरल है, लोगों के बिहेवियर, मास बिहेवियर को एक पैटर्न में स्टडी करता है कि ये रिपीटेटिव पैटर्न है, लोग इसी तरह बिहेव करते हैं। जब सब लोग तेज़ी में आते हैं तो क्या दिखता है बाज़ार में, और सब लोग मंदी में आते हैं क्या दिखता है, उसको कैसे स्टडी करें और कैसे समझें, और वो बिहेवियरल पैटर्न हमारे कंपनियों के बिजनेस साइकिल्स में भी आ जाता है। तो फिर ये सब कंबाइन हो जाता है। तो ये एक एडिशनल साइंस फिर मेरे प्रोसेस में आ गया,
और इस चीज़ की थोड़ी मैंने जब मास्टरी की 99-2000 में, तब जाके एक्चुअल सक्सेस में बोलूँगा मार्केट्स में मैंने देखा सबसे पहली बार। इन टर्म्स ऑफ जब हम लोग सक्सेस बोलते हैं उसका मतलब होता है कि आपके पीएनएल में दिखना चाहिए। हाँ। ये नहीं कि आपके मन में आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है बट पैसे नहीं बन रहे हैं। करेक्ट। तो वो प्रोसेस फिर 2000-2001 से शुरू हुआ। उसी टाइम पे मैंने शेर खान को ज्वाइन किया और वहाँ पे जो मैंने नॉलेज गेन की थी उसका जब इस्तेमाल किया तो काफ़ी ग्रोथ दिखी। करीब 18 साल तक वहाँ मैंने काम किया। तो आप वहाँ पे क्या काम करते थे? तो मैंने शुरुआत की एज अ मार्केट एनालिस्ट। उसमें आप एडवाइस देते हो लोगों को, रिकमेंड करते हो, कॉल्स देते हो ऑन अ डे टू डे बेसिस। और उस पोजीशन से फिर 2 साल के अंदर आई वाज द हेड ऑफ रिसर्च। हेड ऑफ रिसर्च के काम से मार्केट स्ट्रेटजी और फिर 2005-06 में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज मैंने शुरू करी। तो ये भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज अलग ही एरिया में, नॉट जस्ट जी लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट्स जो जनरली बाजार में हैं, उससे हट के एक लॉन्ग शॉर्ट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी जो कि फ्यूचर्स मार्केट में ऊपर की तरफ भी खेले और नीचे की तरफ भी खेले। हेज स्ट्रैटेजी नहीं, डायरेक्शनल, मतलब आप या तो तेजी के पोजीशंस ले रहे हो या मंदी के पोजीशंस ले रहे हो और उनको फिर होल्ड करके कैसे राइड करना है। तो सॉर्ट ऑफ पोजिशनल, इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं होती है इसमें। पोजिशनल ट्रेड्स 1 महीने 2 महीने आप एक साइड पे रहते हो फिर दूसरे साइड पे जाते हो और उस तरह से पोजीशन चेंज करने का जो काम है उन पोर्टफोलियोज़ में ये हम लोग कर रहे थे। तो कई सालों तक वो किया बट इवेंचुअली ये लगा कि जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसको लोगों के साथ शेयर किया जाए। और शेयर करने के लिए फिर इंडिया चार्ट्स का प्लेटफॉर्म मैंने एज अ कंटेंट शुरू किया और बिल्कुल फ्री। करीब 10-12 साल तक मैंने, इनफैक्ट Y2K बबल कॉज था इस चीज़ को शुरू करने का, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग डोमेन नेम्स ले लेके ब्लॉग्स लिखना शुरू किया था लोगों ने। तो मैंने बोला मैं भी लिखता हूँ, लोगों सब लोग को पता चले कि मैं क्या सोच विचार है मेरे बाजार के बारे में, तो एक ब्लॉग लिखना शुरू करता हूँ। तो एक ब्लॉग मैंने इंडिया चार्ट्स के नाम से शुरू किया। इंडिया चार्ट्स का डोमेन नेम मुझे 2003 तक नहीं मिला क्योंकि Y2K बबल में सब लोग ने डोमेन खरीद लिए थे कि कोई और खरीदेगा। अच्छा। तो मैंने इंतज़ार किया, Y2K बबल ख़त्म हुआ, वो सब डोमेन्स जब अवेलेबल हो गए तो 2003 में मैंने indiacharts.com का डोमेन ले लिया और फिर वो डोमेन अभी आज तक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंटेंट सबसे पहली चीज़ थी कि लोगों के साथ शेयर करूं अपनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, और वो 2013 तक मैंने एज अ फ्री लोगों के साथ शेयर की। फिर उसको एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में मूव कर दिया। फिर 2019 में मैंने जब शेर खान को क्विट किया, कई प्लेटफॉर्म्स हैं चार्टिंग के, बट वो सब चार्टिंग के प्लेटफॉर्म्स पे जितने टूल्स मैं यूज़ कर रहा था वो किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं अवेलेबल थे। स्पेसिफिकली सेंटिमेंट इंडिकेटर्स जो कि बताते हैं कि बाज़ार में सब लोग तेज़ी के रुख पे बैठे हैं, कि सब लोग मंदी कर रहे हैं, ये डेटा पॉइंट NSE ज़रूर प्रोवाइड करता है, पार्टिसिपेंट पोजीशनिंग का डेटा प्रोवाइड करता है, डेरिवेटिव का डेटा प्रोवाइड करता है, बट इस सब डेटा पॉइंट्स को विजुअली चार्ट्स के हिसाब से हम लोग एक्सेल शीट्स पे मेंटेन कर रहे थे कई सालों से। तो हमने सोचा अब ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, लोगों को भी सिखा रहा हूँ, बट वो खुद कैसे करेंगे। तो इसलिए हमने स्ट्राइक प्लेटफॉर्म 2022 में सोचा इसके बारे में कि हम लोग ये बनाना शुरू करते हैं। करीब 1 साल लगा इसको तैयार करने में और 2024 जनवरी में एज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गया लोगों को कि इसको हर महीने, और ये रिटेल प्राइसिंग पे, मतलब ऐसा नहीं कि ब्लूमबर्ग की तरह एक्सपेंसिव हो, बट रिटेल प्राइसिंग पे रख के हमने प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे जो हम लोग सिखाते हैं, जो भी टूल्स हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल हो और वो आसानी से आप उसको क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सके कि हाँ कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हमें सौदा करना है, कैसे करना है, कौन से जो इंडिकेटर्स हैं इस्तेमाल करने हैं, वो सब इस पे अवेलेबल। और उसके अलावा भी जो बाज़ार में इंफॉर्मेशन और डेटा आ रही है, चाहे वो फंडामेंटल्स हैं, रिजल्ट्स हैं कंपनियों के, इनसाइडर ट्रेडिंग है, जितनी सारी इंफॉर्मेशन है जो बाज़ार से मिल रही है वो सब एकत्रित एक जगह पे मिल जाए। तो दिस वाज आई थिंक द लास्ट थिंग दैट वी डिड, जिससे कि पूरी ये जर्नी मेरी इंडिया चार्ट से तो सर ये आपकी जर्नी कितने साल की है? मतलब आपने जिस तरीके से मुझे बताया कि आप कॉलेज से ही कर रहे थे। यस, तो 1990 से मैंने मार्केट को स्टडी करना शुरू किया। ओके, तो 11th-12th शायद पहुंच गया हूँ कि 1988 में मैंने स्कूल ख़त्म किया और 1990 वाज आई थिंक एंटरिंग इनटू 12th। तो वहाँ से जस्ट बिफोर द गल्फ वॉर, आई थिंक 6 महीने करीब गल्फ वॉर के पहले से मैंने मैन्युअली जो ग्राफ पेपर है उस पर चार्ट्स बनाना शुरू किया। तब कोई सॉफ्टवेयर नहीं था
सॉफ्टवेयर सबसे पहले आई थिंक मेटास्टॉक मैंने इस्तेमाल किया 1994 में, क्योंकि दलाल स्ट्रीट जर्नल वाज द डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया उस सॉफ्टवेयर के लिए। तो वहाँ पे फिर मेरे को पहली बार टेक्निकल सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिला। तो आपका पैशन मतलब ये मार्केट की तरफ कैसे आया, मतलब आपको कैसे पता चला? बिकॉज आप जो ईयर्स की बात कर रहे हो, इतना तो लोगों को पता भी नहीं होगा वो टाइम पे मार्केट के बारे में। ऐसा हम शायद आज सोचते हैं, जैसे क्योंकि आज कई लोग बाजार में आ रहे हैं, हाँ। यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, तो हम 1990 का सोचते हैं, हमें लगता है कि शायद ऐसा कभी पहले हुआ नहीं। बट ये हाँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, और इसके बारे में लोगों को पता होने चाहिए कि जो भी बाजार में आज हो चुका है हाँ, वो वो पहले भी हुआ है। हर्षद मेहता के बारे में सब जानते हैं, यस। बट हर्षद मेहता की जो कहानी है, जो टीवी पे दर्शाई गई है, हाँ। सुचेता दलाल की कहानी दर्शाई गई है, उसमें उन्होंने ये नहीं दर्शाया कि पब्लिक का माहौल 1991 और 1994 में कैसा था। और उस समय पे पब्लिक का माहौल पागलपन वाला था। मतलब जैसा अभी ऑप्शंस के लिए जैसे अभी ऑप्शंस के लिए, तभी आईपीओस के लिए था, क्यू लगती थी, 1-1, 2-2 किलोमीटर की लाइन लगती थी आईपीओ फॉर्म भरने के लिए। हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर जो बैंक्स थे वहाँ पे ही लोग भरने जाते थे, वहाँ पे 1.5 किलोमीटर की लाइन लग जाती थी। मॉर्गन स्टैनली का सबसे पहले म्यूचुअल फंड इंडिया में आया था, उस जमाने में 1000 करोड़ बहुत ही ज़्यादा पैसा माना गया था, हाईएस्ट अमाउंट उन्होंने रेज किया था म्यूचुअल फंड में, और लोगों ने लाइन लगा के पैसे भरे उसमें। मतलब जैसे अभी 100 टाइम सब्सक्रिप्शन आ रहा है, वैसे वो टाइम पे भी था। यस यस, सिर्फ वैल्यू बदल गई है। 500 टाइम सब्सक्रिप्शन। मैंने जब नौकरी की दलाल स्ट्रीट जर्नल से, हफ्ते में 10 से 15 आईपीओज होते थे। तो आईपीओ डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन किया, उसमें हम लोग को एनालिसिस आईपीओ के करने पड़ते, पूरा डिपार्टमेंट बैठा था आईपीओ के एनालिसिस करने के लिए। मतलब कितना आईपीओज आ रहे थे वो टाइम पे। सो मतलब मार्केट में जो हमेशा जो एक बुल आता है, बुल फेज आता है, तो वो टाइम पे लोगों का जो अभी इमोशंस है वैसा ही सेम इमोशंस बिल्कुल टाइम रहता है। बहुत ही जबरदस्त इमोशंस सिर्फ नंबर ऑफ वैल्यूज बदल जाती है पैसों की। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा था सर आपका ये जर्नी, और आई गेस आपने तो मेरे जन्म से ही आपने शुरू कर दिया था मार्केट का करियर, बट दैट इज़ गुड। तो सर आपने इतने साल में, अगर मैं आपको ऐसे पूछूं, मुझे बहुत कम इतने एक्सपीरियंस लोग मिलते हैं और मैं कभी भी मौका नहीं छोड़ता हूँ ये पूछने का कि सर आपने इतने साल में, अगर मैं आपको कोई भी एक बात ऐसी पूछूं कि क्या ऐसी चीज़ थी जो अभी तक आपको मार्केट में बनाए रखी है, और क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो एक नए ट्रेडर को हमेशा फॉलो करनी चाहिए? बिकॉज आपने इतने साल मार्केट में एक्सपीरियंस लिया, आपने बहुत सारे फॉल्स देखे होंगे और बहुत सारे बुल फेस भी देखे होंगे, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपने सीखी है? तो ध्यान के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम एक पोर्टफोलियो के बारे में सोचते हैं या ट्रेडिंग के बारे में भी सोचते हैं, कुछ बेसिक गाइडलाइंस अपने लिए बनाने ज़रूरी हैं कि मैं पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज ट्रेडिंग में लगाऊंगा। ट्रेडिंग भी करते समय अगर प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो उन प्रॉफिट्स को इन्वेस्टमेंट में रीएलोकेट करना, क्योंकि ट्रेडिंग एक बहुत ही अलग गेम है इन्वेस्टमेंट से। बट बाज़ार में ये भी ध्यान रखें कि हर सौदा जो है आपका वो सही नहीं बैठता है। लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है, स्पेशली दूसरों लोगों से जब आप एडवाइस लेते हो तो आपका एक्सपेक्टेशन रहता है कि 100% सही जाएगा। बट बाज़ार में 60 to 70% जब आप अचीव करते हो सही, तो उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। बट इस अच्छाई में भी 30% या 40% आपके ट्रेड्स गलत जाते हैं। तो ये जब 30-40% गलत जाते हैं तो कई लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते। ओके, तो इस चीज़ को सीखने में जो मेंटल प्रोसेस है, तो एक तो होता है साइंस, मैंने साइंस आपको सिखा दी, चलो कि आप बाज़ार को साइंटिफिकली आपको कैसे स्टडी करना है, क्या इंडिकेटर्स देखने हैं। उसके बाद आप बाज़ार में आते हो और फिर बाज़ार आपको सिखाता है। तो एक्चुअली आप ट्यूशन फीस 2 बार देते हो, पहले एक मेंटर को या किताबों को जहाँ से आप सीखते हो, और दूसरी बार आप बाज़ार को देते हो, क्योंकि बाज़ार को पैसे दिए बिना आप नहीं सीखने वाले। वो आपको 2-4 बार इधर उधर हिलाएगा, मारेगा, तब आपको समझ में आएगा कि मेरी खुद के जो मेंटल डेफिशिएंसीज हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, वो सामने आएंगे, और उनको मैं जब ओवरकम करूँगा तब एक्चुअल सक्सेस जो है लोग पा पाते हैं। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में समय लगता है। कई लोग जो बिजनेस से आते हैं फॉर एग्जांपल, उनको लगता है नहीं हमें तो हमेशा सक्सेस ही मिलती है। कई लोग जो पढ़ाई भी करते हैं, मार्क्स आ जाते हैं 90%, 100%, तो आपका एक एक्सपेक्टेशन होता है दैट वी आर ऑलवेज राइट, वी कैन अचीव 100, बट इन द स्टॉक मार्केट 100 डजंट एग्जिस्ट। तो
ये एक्सेप्टेंस जो है लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब ये एक्सेप्टेंस आपने कर लिया, फिर आपको एक चाहिए तरीका, तौर तरीका बाज़ार में काम करने का। तो कई सालों तक मैंने सोचा कि ट्रेंड रीडिंग्स जो हम लोग सिर्फ इंडिकेटर्स के हिसाब से देखते हैं, उसमें कुछ एक सिंपल इंडिकेटर चाहिए था कि जिससे अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड पकड़ में आ जाए और थोड़ा जल्दी आए, क्योंकि कई बेसिक इंडिकेटर्स तो हमेशा से हैं, ROC, MACD, ये सब हैं, बट इनके कुछ वीकनेसेस भी हैं। जैसे MACD बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, बट जब तक उसमें सिग्नल आता है कभी कभी देरी हो जाती है, तो हमेशा यूज़फुल नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, आपको अगर लंबा ट्रेंड मिल गया, उसमें आपने कंफर्मेशन का वेट किया, उसमें ठीक है, बट जब आप फास्ट ट्रेडिंग करना चाहते हो तो MACD की यूटिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाती है। ओके। और रेट ऑफ चेंज प्योर अगर हम लोग यूज़ करें तो बहुत ही एरेटिक है। तो इसको ढूंढते ढूंढते मैं वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स में गया, अलग अलग चीज़ों को देखा, फिर जाके समझ में आया कि कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के बीच में कुछ है, और मैंने उसको फिर खुद फॉर्मुलेट किया कि इसको अलग तरह से कैसे फार्मूला इसका बैठाना है। अच्छा। है इन्हीं इंडिकेटर्स के बीच, मतलब बेसिक जब हम लोग कहते हैं कि मुझे एक मोमेंटम इंडिकेटर चाहिए, हाँ। तो रेट ऑफ चेंज ही बेस रहता है, बट उसको हमें फिर स्मूदन करना है, कंबाइन करना है दूसरी चीज़ों के साथ, क्योंकि मोमेंटम एक ब्रॉड नेम है, इसके अंदर करीब 50-100 इंडिकेटर्स हैं। इतनी की ज़रूरत शायद ना पड़े, बट 2-3 के फेयर एक कॉम्बिनेशन और एक स्मूदनिंग, जो हम लोग स्मूदनिंग मतलब मूविंग एवरेजेस से स्मूदनिंग किया जाता है इंडिकेटर को, ताकि वो काफ़ी कर्व्स उसके क्लियर दिखें। ओके। तो इस चीज़ को करके मैंने एक इंडिकेटर बनाया और उसको फिर अभी अपने नाम से रख दिया कि रोहित मोमेंटम इंडिकेटर, या शॉर्ट में हम लोग इसको RMI बोलते हैं। तो RMI में बाई सेल सिग्नल्स हर दूसरे इंडिकेटर की तरह ही आते हैं। हाँ। जहाँ पे एक मूविंग एवरेज लाइन है जिसके क्रॉसओवर से बाई सिग्नल आ जाता है, जब वो ऊपर की तरफ कटता है, और नीचे की तरफ कटता है तो उसमें सेल सिग्नल आ जाता है। ओके। बट एडवांटेज ये आया अब इसको करने से कि इसमें एक तो नॉइज़ कम है, बाई सेल बहुत ज़्यादा नहीं हो, और दूसरी चीज़ कि MACD जैसे इंडिकेटर से 2-3 दिन जल्दी आपको इंडिकेशन मिल जाए कि हाँ इस तरफ शायद ट्रेंड बन सकता है, तो मतलब ये लैगिंग नहीं है। लैगिंग नहीं है। तो ये चीज़ अब आज तक, मतलब मैंने शायद लेट 1990s इसमें इनिशियली इसको लिखा था, और 97 से लेके 99 तक एक या दो मॉडिफिकेशंस किए स्मूदनिंग के लिए उसके, और उसके बाद से फिर उसी चीज़ को हम लोग टाइमलेसली मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे टीम्स को इस्तेमाल करने के लिए मैंने दिया शेर खान में, और फिर फाइनली हमने फिर उसको स्ट्राइक पे भी डाल दिया ताकि सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। ओके। तो मतलब ये आपने जो इंडिकेटर बनाया है, वो इंडिकेटर से आप इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हो, एज वेल एज आप पोजिशनल या लॉन्ग टर्म थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देख के वो भी कर सकते हो। बिल्कुल, हर टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ एक बेसिक पॉइंटर मैं लोगों को बताता हूँ कि बेस्ट रिजल्ट्स के लिए एटलीस्ट 2 टाइम फ्रेम्स को आप मिक्स करें। Okay. जैसे इंट्राडे भी मैं अगर कर रहा हूँ 15 मिनट को 30 मिनट्स के साथ, या 5 मिनट को 15 मिनट के साथ, अगर 4-5 दिन की ट्रेडिंग करनी है तो आवरली चार्ट्स को डेली चार्ट्स के साथ, तो 2 टाइम फ्रेम्स की अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। बट इट कैन बी यूज फॉर एनीथिंग। क्यों, मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी बताया कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है, जो 5-10 साल तक रखना चाहें। तो मंथली और क्वार्टरली चार्ट्स पे उसी चीज़ को देख के वो लोग इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर सकते हैं। तो इट वर्क्स ऑन एवरी टाइम फ्रेम, सो इट इज़ नॉट कि किसी टाइम फ्रेम पे काम करेगा नहीं करेगा, हर टाइम फ्रेम पे आदमी उसको इस्तेमाल कर सकता है। ओके। तो सर आपने इतने साल में आपका ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा डेवलप किया है? मतलब हम ये शो हमारा है मास्टर्स इन वन के बारे में, तो जैसे मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हर एक ट्रेडर का एक स्टाइल होता है, यूनिक स्टाइल होता है। तो आपने ऑलरेडी बताया कि आपने एक इंडिकेटर बनाया है, यस। बट आप उसको, मतलब आप ये इंडिकेटर तक कैसे पहुँचे और आप ये इंडिकेटर को कैसे यूज़ करते हो? फॉर एग्जांपल, क्या आप इससे इक्विटी ट्रेड्स करते हो, क्या आप इससे ऑप्शंस ट्रेड करते हो, या फिर आप ज़्यादातर इक्विटी करते हो फिर कम ऑप्शंस करते हो, या फिर आप सिर्फ एक इक्विटी ट्रेडर हो? तो इसमें भी थोड़ी बहुत जर्नी है, क्योंकि शुरुआत में जब आपका साइज़ छोटा होता है तो आप ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा भागते हो, एंड आई एम श्योर दैट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ऑल पीपल। जितने लोग मार्केट में आ रहे हैं सोचते हैं कि चलो जल्दी पैसा कमाते हैं, ट्रेडिंग से फ्यूचर्स में जाते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं। थॉट सही है, बट थोड़ी बहुत नॉलेज और ज्ञान की ज़रूरत ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि
जैसे मैंने बताया, आप शुरू में ट्रेडिंग करेंगे, कई बार गलतियाँ होंगी, समय लगेगा सीखने में। तो मैंने भी जब ऑप्शंस शुरू हुआ 2001 में, सबसे पहले ऑप्शंस में पहला ट्रेड जब लेने की कोशिश करी, वो ट्रेड एक्चुअली फेल हुआ, क्योंकि अगस्त 2001 की बात है, 9/11 अगले महीने था। मुझे ऐसा सेंस है कि बाज़ार में एक लेग नीचे का बाकी है, उसके बाद ही मंदी का जो दौर है ख़त्म होएगा। तो अगस्त के महीने में ऑप्शंस में नुकसान हो गया और सितंबर के महीने में मार्केट लुढ़क गया। अच्छा। तो उससे एक चीज़ समझ में ऑप्शंस बाज़ार के बारे में कि इसमें समय बहुत महत्व रखता है, इम्पोर्टेंट है। तो आप सही जाओगे, बट अगर आप सही समय पे नहीं जाओगे तो आपको अपने पैसे को ऐसे स्प्रेड आउट करना है कि जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तब आप उस अपॉर्चुनिटी को ले पाएँ। हाँ, यू नो, तो थोड़ी बहुत मनी मैनेजमेंट भी आ गई उसमें, और फिर इस चीज़ को मैंने फिर 1 साल बाद शुरू किया। तो सबसे पहले मेरा ट्रेडिंग का जर्नी जो है ऑप्शन साइड पे मैंने उस चीज़ का सक्सेस देखा। करीब 6-8 महीने में रुका इस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि वो पैसा तो उधर हिट, हाँ, वो तो चला गया। वो चला गया। दोबारा मैंने शुरू किया और फिर मई 2002 से लेके मई 2003 के बीच में करीब 13 मंथ्स का फेज था, अप्रैल से मई तक। उस बीच में मैंने जिस अमाउंट से शुरू किया वो मैंने कई टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया। ओके। एंड दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कि हाँ ये एक सिस्टम है, एंड दैट वाज प्योरली ऑप्शंस बाइंग। तो मेरा सबसे पहला सक्सेस था ऑप्शंस बाइंग साइड पे, जो कि ज़्यादातर लोग करते नहीं है, या लोग सोचते हैं कि ऑप्शन बायर हमेशा पैसा गंवाता है। बट ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है प्रोवाइडेड यू हैव अ स्लाइटली हायर टाइम फ्रेम। मतलब आप 2-3 हफ्ते का समय एटलीस्ट अपने पास रखते हो। लोग सोचते हैं वीकली ऑप्शन कर लो, डे ऑप्शन कर लो। मैं अभी आपको वही बोलने वाला था सर, अभी तो वीकली हाँ, ऑप्शन आ गया है। वीकली ऑप्शन आ गया है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं छूता ही नहीं हूँ। करता भी हूँ तो फिर मज़ा नहीं आता है, क्योंकि आप वीकली और डेली ऑप्शंस अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप क्या है, 2 रुपये 4 रुपये के लिए खेल रहे हो। आप सोचते हो कि मैंने 20 रुपये का ऑप्शन लिया, 22 रुपये में बेच दूँ, बहुत अच्छा है। हाँ, वो वैसी ही बात है जैसे कि डे ट्रेडर सोचता है कि मैं 222 में कुछ खरीद लूँ और 222.50 में बेच दूँ। हाँ, इट्स अ वेरी स्मॉल गेन जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे करते हैं। मगर आप अगर पोजिशनली पूरे एक साइकिल को राइड कर सकते हो, ओके, एक मोमेंटम को राइड कर सकते हो, तो वही ऑप्शन 2 टाइम 3 टाइम्स भी हो जाता है, प्रोवाइडेड आप उसको राइड करना ऑप्शन में तो होता ही है वो। यस। तो उस चीज़ को पे मैंने फोकस किया कि ऑप्शंस आप होल्ड करो, तो फिर उससे क्या वेल्थ क्रिएट हो सकती है। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वेल्थ, कि हम लोग ट्रेडिंग से वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अ नेचर ऑफ लॉट ऑफ पीपल हु स्टार्ट इन द मार्केट। बट एक बार आपने वो करा, आपको ये पता है कि ट्रेडिंग में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, हर साल आपका प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है, तो समवेयर यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सो इवेंचुअली आई मूव्ड टुवर्ड्स 80-20, मतलब 80% जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट में जाए और 20% जो है वो ट्रेडिंग में रहे। इस तरह का मैंने ब्रॉड पोर्टफोलियो ब्रेकअप किया। तो जब 80% इन्वेस्ट करता हूँ तो वो भी मेथडोलॉजी मेरा सेम रहता है, जहाँ पे मैं RMI इंडिकेटर का इस्तेमाल हायर टाइम फ्रेम्स पे हो रहा है, और जब ऑप्शंस ट्रेड कर रहा हूँ तो उसी चीज़ को शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ। बट ये इंडिकेटर में क्या होता है कि मोमेंटम आपका किसी भी इंडिकेटर में 0 से शुरू होकर ऊपर जाता है, फिर वो वापस नीचे आता है। सो इट्स लाइक अ साइकिल। ओके। तो हम लोग इस साइकिल को, ये कुछ दिनों का साइकिल होगा या कुछ महीनों का, डिपेंडिंग उनकी कौन सा टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हो, हाँ, उस साइकिल को पूरी तरह राइड करने की एक आप कोशिश करते हो, तब जाके आप थोड़े लंबे समय के लिए होल्ड कर पाते हो। तो 2-2 रुपये कमाने की जगह कोशिश करते हैं कि हाँ, हम अगर किसी चीज़ को एज एन इन्वेस्टमेंट होल्ड करेंगे 1 महीना, 2 महीने, 6 महीना, तो हमारे शायद ज़्यादा पैसे बन सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट साइड पे वही तरीका लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे इस्तेमाल करना, और ट्रेडिंग के साइड पे वही तरीका शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे इस्तेमाल करना, और ऑप्शंस के माध्यम से फिर कमाने की कोशिश। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऑप्शन बेच नहीं सकते हो, ऑप्शन आप RMI इंडिकेटर को लेके बेच भी सकते हो, बट बेचने और खरीदने में ये फ़र्क है कि खरीदने वाला ये सोचे कि मैं इसमें 2x 3x ऑप्शन के प्राइस का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। खरीदने वाले को मोमेंटम चाहिए। बेचने वाले को उसका उल्टा चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए उसको उसको। मोमेंटम आए नहीं आए कोई फ़र्क नहीं है, ही हैज़ टू बी ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रेंड। मतलब तेज़ी हो या तेज़ी ना हो, अगर मैंने पुट बेचा है, मैंने दोनों सिचुएशन में फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ही इज़ अ विनर मोर देन द बायर। बट उसके जो रिटर्न्स हैं वो ऑन द प्रीमियम कम होते हैं, क्योंकि जितना आप मार्जिन भरते हो उस पर आप
बहुत ही टाइट रहोगे तो 3% 4% आपका शायद ऑन द मार्जिन प्रीमियम आपके हाथ में आएगा। ओके। थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाओगे तो 2-3% ही आएगा, और हर महीने फिर वो 2-3% आप गिनते हो, किसी महीने में वो थोड़ा चला जाएगा। नेट साल का जो आपका रिटर्न है वो बायर से ज़रूर कम होगा। सो ये चॉइस है कि जिसको क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो बाइंग या सेलिंग चूज़ करे। अभी जैसे आपने बोला ना कि कोई ऑप्शन सेलर का एक दिन में रिटर्न चले जाता है, तो मुझे याद आया वो निर्मला जी वाला जो कैंडल हुआ था एक अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी में। Yes. तो वो टाइम पे मेरे ख्याल से निफ्टी 1000 पॉइंट का उसमें मूवमेंट हो गया था। तो एज अ ऑप्शन सेलर आई थिंक वहाँ पे फिर उन ऑप्शंस को मैनेज करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आप लॉस कम कर सकते हो मैनेज कर करके, पर आप लॉस अवॉइड नहीं कर सकते जब आपका व्यू मतलब 360 डिग्री रॉन्ग चले जाता है। बिल्कुल। और जिस दिन हम लोग आज मिले हैं उसके एक दिन पहले यूएस में एक स्टॉक है, आई डोंट नो द नेम ऑफ द स्टॉक, वो टैक्सी, जैसे हमारे यहाँ पे ओला उबर है वैसे वो एक टैक्सी कंपनी है। तो उन्होंने उनके किसी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में जो हम लोग एक्सचेंज को देते हैं ना कि हमारा रिजल्ट ये है तो हमारा ये रिजल्ट हो सकता है, तो उन्होंने कुछ एक ज़ीरो गलती से ऐड कर दिया था, 50 के जगह पे 500 कर दिया था, और वो स्टॉक वहाँ पे कल यूएस में 40% ऊपर चला गया सिर्फ एक मिस्टेक के वजह से। तो ऐसे कभी कभी दिन आते हैं जहाँ पे ऑप्शन सेलर को प्रॉब्लम हो जाती है, बट हाँ जो प्रोफेशनल ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो इसको किसी तरीके से मैनेज भी कर लेते हैं। तो सर अभी आपने जो मुझे बताया है, और आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने इतने सालों में मेहनत करके वो इंडिकेटर को बनाया है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो इंडिकेटर को देखने के लिए। और मेरे दिमाग में तो अभी से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म चार्ट्स के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ। तो सर आप मुझे वो इंडिकेटर बताइए और उसको कैसे ट्रेडिंग में यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल वो चीज़ मुझे बताइए। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे मैंने स्ट्राइक सॉफ्टवेयर खोल दिया है, जो कि एक वेब ऐप है। किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप या आईपैड पे के ब्राउज़र पे ओपन हो जाता है, और इसमें लेफ़्ट में मेन्यूज़ हमने डालें ताकि स्पेस काफ़ी बच जाए। तो इसका जो फर्स्ट मेन्यू है इसमें हम लोग देखते हैं स्कैनर्स। ओके। मैंने स्कैनर्स खोल लिया, और स्कैनर्स के खोलते ही पूरी मेन्यू लिस्ट आएगी और इसमें लिखा होगा रोहित स्कैनर। ओके। तो मैंने रोहित स्कैनर खोला है क्योंकि इसमें मैं इंडिकेटर्स भी देख सकता हूँ और आरएमआई के बेसिस पे स्टॉक्स को स्कैन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इंडिकेटर पे ध्यान देते हैं कि ये इंडिकेटर है क्या और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो उसको मैंने जूम कर लिया। करेक्ट। ओके। अब ये जो इंडिकेटर हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज़ दी आरएमआई। हम लोग इसको आगे या पीछे किसी भी स्टॉक पे देख लें। ओके। अब ये जितने लोगों ने इंडिकेटर्स देखे होंगे उसी का तरह विजुअली तो वैसे ही दिखेगा। ये जो नीचे साइड में है वो आपका इंडिकेटर है, राइट? और ऊपर प्राइस है। ऊपर और दूसरा क्या है? ऊपर दूसरे सारी चीजें हैं वो प्राइस के ऊपर। ये प्राइस के ऊपर। तो इसको हम लोग कहते हैं रोहित सेटअप। इसमें बेसिकली एक बॉलिंगर बैंड हाँ और मूविंग एवरेज, दो चीज़ें साथ में मैंने डाली हैं। तो मूविंग एवरेज कौन सी है? एक तो बैंड के इसमें 20 की एवरेज होगी। बिल्कुल सही है। हाँ। और एवरेज को मैंने 40 एक्सपोनेंशियल पकड़ा हुआ है। ओके, ये ब्लू लाइन जो है वो। जी ओके। ओके। तो अभी उनकी तरफ मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, या तो हम लोग उसको गायब भी कर सकते हैं ताकि लोगों को डिस्ट्रैक्ट ना हो। हाँ मतलब सिर्फ हम उसका लोग कोई पहले रोल ही इंडिकेटर पे फोकस करते हैं। करेक्ट। क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट चीज़ है। तो इंडिकेटर किसी भी दूसरे इंडिकेटर की तरह ही विजुअली दिखेगा। हाँ। सिर्फ इसमें बात यह है कि जैसे उन्होंने बताया सिग्नल्स जल्दी आते हैं, बट सिग्नल लेने का तरीका वही है कि ग्रीन लाइन जो है वो इंडिकेटर है और रेड लाइन जो है वो इंडिकेटर का 9 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। ओके। तो जहाँ पे भी क्रॉसओवर्स होते हैं, ग्रीन लाइन रेड के ऊपर गया, दैट इज अ बाई सिग्नल। ओके। और जहाँ पे ग्रीन लाइन रेड के नीचे चला गया, दैट इज अ सेल सिग्नल। ओके। तो कई बाई सेल सिग्नल्स स्क्रीन पे हमें दिखेंगे। करेक्ट। बट सबसे रेलेवेंट जो सिग्नल्स होते हैं वो ये होते हैं जो साइकिल को जीरो आने के बाद जब बाय आता है। तो व्हाट इज अ साइकिल, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। हाँ। किसी भी मोमेंटम इंडिकेटर में एक लाइन होती है जीरो की, क्योंकि मोमेंटम जीरो मतलब रेट ऑफ चेंज मेरा जीरो हो गया। ओके। ओके। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस जब जीरो हो जाता है, वो पॉइंट को हम लोग एक साइकिल की शुरुआत और अंत दोनों वहाँ मानते हैं। ओके। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह की साइन वेव, अभी वो थोड़ा अलग मैथमेटिकल सब्जेक्ट है जिनको समझता है कि कोई भी साइकिल का मतलब ये है कि वो ऊपर जाए फिर वापस नीचे आए, हाँ फिर ऊपर जाए फिर वापस नीचे आए। करेक्ट। तो ऊपर जाना और नीचे आना ये तय है। हाँ। बट ये ऊपर जाना नीचे
आने का जो पूरा प्रोसेस है जीरो लाइन के साथ होना चाहिए, मतलब जीरो लाइन के नीचे से आप ऊपर जाते हो और वापस जीरो लाइन के नीचे आते हो, तब एक साइकिल कंप्लीट होती है। मतलब अगर आपको कोई बाय सिग्नल मिल रहा है तो वो मुझे जीरो लाइन के नीचे मिल रहा है, वो ज़्यादा रिलेवेंट है। जीरो लाइन के आने के बाद, मतलब चाहे वो बाई सिग्नल का क्रॉस जीरो के ऊपर हो, बट उसके पहले जीरो तक वापस आया कि नहीं, ये ज़रूरी है। ओके, तो जीरो तक आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इज इट पार्ट ऑफ, ये करंट मूव का ही पार्ट है, हिस्सा है, कि ये किसी पिछले मूव का हिस्सा है। क्योंकि कई बार एक्सटेंडेड मूव्स, अभी ये तो एक सिंपल मूव है कि यहाँ पे अगर हम इसको देखें, यहाँ पे बाई सिग्नल आया, ये स्टॉक इधर है, अब ये बाई सिग्नल बाय बना रहा, यहाँ पे जाके सेल सिग्नल आया, करेक्ट, तो यहाँ पे तो ये पूरा ये मूव कैप्चर हो गया। बट ये एक सिंपल सिचुएशन है जहाँ पे मुझे बहुत ही ट्रेंडिंग मूव मिल गया, सीधे बाय सेल सिग्नल, कोई इशू नहीं है। बट कभी कभी थोड़ा जिगजैग होता है बाजार में, तो जब जिगजैगिंग होता है तो कई बार बाय सेल सिग्नल्स आते हैं। ओके, और उस समय पे ये जो जीरो का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। अब मैं इधर दिखाता हूँ, बाय सिग्नल यहाँ पे आया, ये भाव ऊपर गया, थोड़ा सा साइडवेज गया, फिर वापस ऊपर चला गया। इस बीच में ये ग्रीन लाइन जीरो बिल्कुल नीचे तक नहीं आई, एंड इट हैज गॉन अप अगेन। ओके, तो इसको हम लोग पूरा एक ही साइकिल, एक ही मूव मानते हैं। ये नहीं मानते कि ये मूव अलग है और ये मूव अलग है, नहीं, ये पूरा एक ही मूव है। इसमें ये नया बाय सिग्नल नहीं है, पिछले मूव का ही कंटिन्यूएशन है। ओके, और जब ये जीरो वापस आ जाता है और दोबारा फिर बाय सिग्नल्स आते हैं, देन इट इज कंसिडर्ड अ फ्रेश मूव। तो इस फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग कई बार मूविंग एवरेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि हमें अगर फिल्टर करना है कि ये मूव कंप्लीट है कि नहीं, ये जब सेल में जा रहा है, इज इट रियली ब्रेकिंग डाउन, इज इट ब्रेकिंग द ट्रेंड लाइन, इज इट ब्रेकिंग द 20 DMA। ओके, तो अगर वो लेवल्स नहीं टूट रहे हैं तो प्रीवियस सिग्नल अभी भी जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ। तो इस चीज़ से नॉइज़ हम लोग काफ़ी प्राइस से निकाल सकते हैं। बट मेन पॉइंट ये है कि मैं बाई सिग्नल कौन सा लूँगा, क्योंकि कई बार अगर बाई सिग्नल जैसे यहाँ पे बीच में से आया, तो उसको फिर हम लोग रेलेवेंट नहीं समझते। मेन बाई सिग्नल तो यहाँ पे आया था और मेन सेल सिग्नल यहाँ पे आया है। ओके, और ये सेल सिग्नल आने के बाद पूरा जब जीरो के नीचे आ गया और फिर से यहाँ बाय दे रहा है, देन दिस इज अ इम्पॉर्टेंट बाय। करेक्ट, ओके। तो अभी आपने जैसे बताया था कि आप 2 टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, तो समझो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई इंट्राडे आदमी काम करना चाहता है, तो पहली बात तो क्या उसे एक वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी स्टॉक्स की, कि भाई मेरे ये 10 स्टॉक का यूनिवर्स है और मैं इसी स्टॉक्स में इंट्राडे करूँगा और इसी स्टॉक्स में मैं ये इंडिकेटर अप्लाई करके चेक करूँगा, या फिर देयर इज़ एनी स्कैनर के जिसके थ्रू हम लोग ये डायरेक्ट स्टॉक ढूंढ सकते हैं कि कौन सा स्टॉक में अभी मोमेंटम आने वाला है। यस, तो कैसे हम लोग इंट्राडे, एक इंट्राडे ट्रेडर को बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कैसे उसके ट्रेड प्लान करने चाहिए। ठीक है, तो 2 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कैसे होता है पहले मैं बताता हूँ, और फिर वो स्टॉक्स पे हम लोग कैसे आएंगे वो बताता हूँ। 2 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल ऐसे इसलिए होता है और ऐसे होता है कि जो ब्रॉडर ट्रेंड है, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, वो हमें डायरेक्शन बताता है। तो अगर मैंने समझिए कि डेली चार्ट और आर्ली चार्ट को कंबाइन किया, तो इसमें डेली हायर टाइम फ्रेम हो गया, आर्ली छोटा टाइम फ्रेम हो गया। डेली टाइम फ्रेम मुझे बताएगा कि मुझे तेजी करनी है कि मंदी। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में सिग्नल बाय मोड में है, जैसे कि यहाँ पे बाय सिग्नल आ गया, तो ये पूरे टाइम ये बाय मोड में ही है, सेल मोड में गया नहीं है। तो ये पूरे समय छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब आवरली टाइम फ्रेम में मुझे तेजी ही करनी है, मंदी करनी नहीं है। तो मतलब आर्ली टाइम फ्रेम में मैं तेजी भी करूंगा, एग्जिट भी करूंगा। ओके, तो मतलब ये वाला जो अब रूल है, एक बार मैंने डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को फिल्टर कर लिया कि ये अभी बाय में आ गया है, मतलब ये जीरो टच करके फिर ग्रीन हो गया, ऊपर पॉजिटिव हो गया इसका इंडिकेटर, फिर मुझे छोटे टाइम फ्रेम में जाके वहाँ पे फिर यही सेम सेटअप पे बाय सेल ढूंढने हैं। करेक्ट, ओके, वहाँ पे नया फिर बाय सिग्नल कहाँ आ रहा है, ओके, और फिर सेल आ रहा है तो एग्जिट कर लो, फिर बाय करो। शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि डेली बोल रहा है कि तेजी का माहौल है, तो उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो सर हम लोग अभी एक एग्जांपल देखते हैं कि एज पर द करंट, अभी समझो कि मुझे मंडे के लिए ट्रेड प्लान करना है, मतलब कल के लिए, मंडे नहीं कल के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले मुझे तो ऑब्वियसली पहले मुझे स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। जैसे अभी मार्केट इज इन अभी थोड़ा सा साइडवेज मार्केट है, जिगजैग चल रहा है, तो अभी फॉर एग्जांपल मुझे बाय करना है, तो मुझे आप पहले स्टॉक बताइए, मैं स्टॉक कैसे ढूंढूं? तो इसको हम लोग सोचते हैं कि पिछले 2-3 दिन से बाजार ऊपर जा रहा है
और मुझे ढूंढना है कि चलो बाय कहाँ करना है, अगर मेरा थॉट है कि नहीं मुझे तेज़ी करनी है, तो मुझे तेज़ी कहाँ करनी है। और मैं डेली आर्ली का एग्जांपल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश होना चाहिए, तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने फ़िल्टर लगा दिया बाय। ओके। कि डेली में जो स्टॉक्स बाय में हैं वो मुझे सामने दिखाओ। अच्छा। और उसके बाद आर्ली टाइम फ्रेम पे मैं उसको यहाँ पे फ़िल्टर करता हूँ कि नया बाय सिग्नल किस में आया है, मुझे वो बताओ। ओके। और ये जो स्टॉक का यहाँ लिस्ट आ रहा है, ये एक बास्केट से आ रहा है। ये बास्केट कुछ भी हो सकता है, या तो मेरा वॉच लिस्ट, जैसे आपने बोला कि अपने खुद के कुछ चुनिंदा शेयर हो सकते हैं, या फिर प्री डिफाइंड कोई इंडेक्स का बास्केट हो सकता है। कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे सिर्फ एफएनओ में काम करना है, तो मैं एफएनओ का बास्केट ले लेता हूँ। ओके। और सिर्फ एफएनओ के शेयर्स में से ही ये निकाल के मुझे बता रहा है कि डेली में बाय कौन सा है और आवरली में नया बाय सिग्नल किस में आ रहा है। तो यहाँ पे आ गए हमारे 4 शेयर, पूरे एफएनओ स्टॉक 180 शेयरों में से 4 शेयर मेरे सामने आ गए। कौन से स्टॉक है सर ये? तो ये हैं बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, ट्रेंट और जाइडस। ओके। ये चारों सिग्नल यहाँ लाइव मोड में, इसका मतलब है कि ये करंट आवर, मतलब अभी तो बाजार इस समय पे बंद है, तो 3:30 बजे के ये सिग्नल्स हैं कि ये नए बाय सिग्नल्स आए 3:30 के क्लोजिंग पे। ओके। तो अभी सर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं बजाज फाइनेंस का। हाँ, तो बजाज फाइनेंस मैंने सबसे पहले अपने सामने डेली चार्ट खोल रखा है। ओके। डेली चार्ट इसका कैंडल बदल गया फिर, आई थिंक दिस इज सम डिफरेंट कैंडल्स पैटर्न। बार चार्ट है। हाँ। तो हम लोग इनफैक्ट बार चार्ट कई बार प्रेफर करते हैं, बट वन कैन यूज कैंडल और बार चार्ट। हाँ। अब इसमें बाय सिग्नल यहाँ पे आया। ओके। इस पॉइंट पे 2-3 दिन पहले। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जब तक बाय में है मुझे नए बाय सिग्नल्स ढूंढने, जो कि आज अभी इधर दिख रहा है। ये डेली चार्ट है ना? ये डेली चार्ट है। ओके। तो ये मैं देख रहा हूँ कि आपका इंडिकेटर नीचे वहाँ पे ग्रीन लाइन ऊपर आ गया, ऊपर आ चुका है 2 दिन पहले। अब मैं उसके आर्ली चार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ आर्ली क्लिक किया तो आर्ली चार्ट मेरे सामने आ गया, जहाँ पे मैं अब देख सकता हूँ कि ये बाय सिग्नल नया आ रहा है। ओके। तो हर बार ये चीज़ होगी तो मैं इसको अब यहाँ से एज एन एंट्री समझूंगा कि मुझे एंटर करना है। ओके। अच्छा, तो अभी अगर समझो अभी अपने को ये पता चल गया स्टॉक कैसे ढूंढना है और इंट्राडे के लिए मुझे क्या करना है, तो जनरली आप यही सजेस्ट करते हो कि डेली टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम, या इंट्राडे के लिए कोई और टाइम फ्रेम भी सूटेबल? नहीं, तो डेली और आर्ली जो है वो 3 से 4 दिन तक महत्व रखता है। ओके। तो 3-4 दिन का जो सौदा है, मतलब मैंने अगर आज लॉन्ग किया, ये बाय मोड में 2-3 दिन, शायद 1 दिन तक भी रहे, पर 3-4 दिन तक भी रह सकता है। ओके, मतलब तो ये इतना एक टाइम स्विंग ट्रेड जैसे स्विंग ट्रेड जैसा बैठ जाता है। अगर मुझे इंट्राडे करना है तो मुझे और लोअर टाइम फ्रेम्स में जाना पड़ेगा, 15 मिनट और 5 मिनट के जैसे टाइम फ्रेम्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ओके। तो अभी ये हमने स्टॉक सिलेक्शन और ये समझ, अभी मुझे ये पता चल गया। अब मुझे ये बताइए सर कि जैसे अभी समझो मैं यहाँ पे ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो मेरा एक स्टॉप लॉस मुझे कहाँ पे एक डिसेंट प्लेस करना चाहिए, और मेरा एक एग्जिट प्राइस क्या होना चाहिए कि भाई यहाँ पे मुझे एक बार एग्जिट सोच लेनी है? तो इसमें जो तरीका, जो सिंपल तरीका है लोगों के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ अभी इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ, ना वेव एनालिसिस में जा रहे हैं ना किसी चीज़ में। तो अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा काम होता है कि एक बाय सिग्नल के बाद मुझे इसको आखिर तक पकड़ के रखना है। ओके, तो वो होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड। और स्टॉप लॉस जो है वो सबसे नज़दीकी हाई या लो पे आता है। तो अगर मेरा बाय सिग्नल आया है, तो सबसे नज़दीकी लो पॉइंट इधर आ गया। ओके। बॉटम पे। करेक्ट। मतलब पिछले, मैं ये भी सोच सकता हूँ कि पिछला जो सेल सिग्नल आया और पिछला जो बाय सिग्नल आया, वहाँ से हायर बॉटम कहाँ पे बना है, तो दैट हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे तो यही लोएस्ट पॉइंट है। करेक्ट। तो यही लोएस्ट पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है और मेरी एंट्री यहाँ हो जाती है। तो ये मेरा रिस्क है। अब ऊपर कितना जाएगा ये मुझे इस समय पे नहीं मालूम, बट ये है कि मुझे ये राइड करना है। राइड करने का ये मतलब हो गया कि बाय सिग्नल आने के बाद जब तक ये बाय में है, तब तक मुझे पकड़ के रखना है। मगर जब वो टूटेगा, अगर मैंने शुरू में बताया 20 डे एवरेज या फिर कोई ट्रेंड लाइन, जो चीज़ आपके इस्तेमाल में हो, उसके इस्तेमाल से आप एग्जिट लेंगे। तो या तो सेल सिग्नल आए इंडिकेटर पे, या उसके पहले मूविंग एवरेज टूट गया, तो या फिर 20, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों टूट गए, दोनों में एक में सेल आ गया, दूसरा टूट गया, उस पॉइंट पे हम लोग एग्जिट लेंगे। तो जब तक वो चीज़ होती नहीं है
तब तक एग्जिट नहीं लेंगे। मतलब बेसिकली हम लोग कोई प्राइस को टारगेट से डिसाइड नहीं कर रहे, क्योंकि आप एक मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो और आप वो पूरा मोमेंटम प्ले करना चाहते हो। आपको पता नहीं है कि यहाँ पे 100 रुपया मिलेगा, 200 मिलेगा या 50 रुपया मिलेगा। यस, सही है, ठीक है सर, ये तो मैं समझ गया। अभी एक एग्जांपल लेते हैं हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, कि अभी जैसे मैं आपको मेरा बताता हूँ, मैं जनरली वीकली मंथली टाइम फ्रेम ही देखता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे तो आपका इतना स्ट्रेस कम होता है और नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम होते हैं, बट एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। सही है। तो अगर आप उसके ऊपर बता सको तो। यस, तो अगर मुझे मंथली टाइम फ्रेम तक जाना है तो मैं इसको फिर सबसे पहले अनचेक कर लेता हूँ। हाँ, ओके, तो अभी इसमें सब स्टॉक आ गए FNO बास्केट के। अगर मुझे अभी एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि आप लंबे दौर की बात कर रहे हैं, हाँ, मुझे कोई भी दूसरा बास्केट चाहिए वो भी मुझे इसके अंदर मिल जाएगा, चाहे वो इंडेक्स हो। सो कोई भी जो सेक्टर इंडेक्स है उसको मैं इसमें से ले सकता हूँ। अगर मुझे मिड कैप स्टॉक्स में ही ध्यान देना है तो मिड कैप इंडेक्स निकाल सकता हूँ। ओके, तो इसमें फिर मुझे निफ्टी मिड कैप 100। ओके, ओके, तो अब सोचते हैं कि चलो निफ्टी मिड कैप 100 में से मैं मंथली और वीकली टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन से कौन से स्टॉक्स आते हैं उनको मुझे ढूंढने। ओके, अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ नहीं मुझे मंथली में ही जाना है, हाँ, मैं प्योरली मंथली में भी ढूंढ सकता हूँ कि चलो इसमें नए बाई सिग्नल्स कहाँ पे आए। ओके, तो देर आर 5 स्टॉक्स हियर, यहाँ पे न्यू बाई सिग्नल्स आ रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। ये ध्यान रखें, मैंने जो शुरू में बताया कि ये बाई सिग्नल्स आ ज़रूर रहे हैं। मैं जैसे एक एक चार्ट खोलूंगा, हम इसमें ये देखेंगे कि ये जीरो के नीचे से आ रहे हैं कि नहीं, या जीरो होने के बाद आ रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो अभी 5 स्टॉक्स में एस्ट्रल खोला मैंने, ये यहाँ पे जरूर जीरो पे ज़रूर आया था, यहाँ पे बाई सिग्नल आया। इसके बाद ये ऑलमोस्ट सेल जाते जाते बच रहा है शायद, और अगर सेल जाके भी वापस बाई में आ रहा है और यहाँ पे इट इज़ वेरी क्लोज टू द 20 डे एवरेज। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट जहाँ पे एंट्री बन सकती है। ओके, ओके, सिमिलरली अगर मैं पूना वाला इसमें सेकंड स्टॉक आया है, इसमें भी मैं सेम चीज़ ढूंढूंगा। बट इसमें देखिए कि यहाँ सेल पे तो आया बट ज़ीरो तक आया नहीं है। तो दिस इज़ एन इनकम्प्लीट साइकिल। इसमें कभी कभी रिस्क रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं चल सकता, बट रिस्क है, क्यों करूँ, हमारे पास बहुत चॉइसेस हैं। करेक्ट, राइट, तो मैं फिर अगले स्टॉक पे चला जाता हूँ। फिर क्यूमिंस इंडिया देखा, यहाँ पे भी एक एक्सटेंडेड साइकिल है, ये स्टॉक चलता जा रहा है चलता जा रहा है। हाँ, यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है जब तक करेक्ट। कि अभी मैं आपका वो पॉइंट समझ गया, क्योंकि इसका जो एक्चुअल बाय था वो बहुत टाइम पहले आया बहुत था। टाइम पहले था, और इसको मैं अभी सिर्फ राइड कर रहा हूँ। हाँ, इसको मुझे अब नई एंट्री यहाँ पे लेने की नहीं बन रही है। ओके, राइट, तो फिर मैं फिर नेक्स्ट पे जाता हूँ, इंडियन होटल्स। यहाँ पे भी सिमिलर केस है कि इसमें साइकिल पूरा नहीं है। तो ब्रॉडली यस, ऑफ कोर्स वी हैव सीन कि 5 स्टॉक्स में से एक में ही हम लोग सेटअप देख रहे हैं जो मैच होता है, बाकियों में मैच नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली, मतलब आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे उतने आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगे। तो ठीक है सर, ये तो मैं समझ गया। तो मतलब अगर इसमें मुझे वीकली में या मंथली में भी मुझे सेटअप मिलता है तो मैं 2 तरीके से स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। एक तो अपना 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो बॉलिंजर बैंड का मिडल बैंड है वो, या फिर उसका नियरेस्ट स्विंग लो। जी, ओके, ये हो गया। और मेरा टारगेट तो इसमें होगा ही नहीं, बिकॉज आई विल राइड द ट्रेंड। जब तक मुझे एक्चुअल सेल नहीं मिलेगा मेरे आपके इंडिकेटर में, तब तक मैं ये ट्रेंड को राइड करूंगा। यस, सही है सर। इसके अलावा अगर समझो कि भाई मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इक्विटी में मुझे काम करना है, मुझे ऑप्शन ट्रेड करना है और 4-5 दिन के लिए ही करना है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि ये इंडिकेटर को मैं ऑप्शंस के लिए यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल, मैं सालों तक कर रहा हूँ, और इसका फेयर कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया डेली और आर्ली का, क्योंकि 4 to 5 डेज का जो टाइम फ्रेम है वो ऑप्शन ट्रेडर के लिए डेली और आर्ली के कॉम्बिनेशन में सेट होता है। अगर वो सिर्फ डेली साइकिल को भी खेलना चाहे तो फिर वो 2-3 हफ्ते का भी के गेम में जा सकता है। ओके, बट उसमें थोड़ा सा ट्रेड मैनेजमेंट भी मैं एडिशनली ऐड करूँगा लोगों के लिए, क्योंकि शुरू में ऑफ कोर्स अगर आपके बहुत कम पैसे, आप एक ही लॉट खरीद रहे हो, तो आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं है कि आप पोजीशन साइजिंग कर नहीं सकते हो। बट एक बार आपका जो बेसिक कैपिटल थोड़ा सा ग्रो हो गया तो एनकरेज करूँगा कि पोजीशन साइजिंग भी उसके अंदर लें। पोजीशन साइजिंग का ये मतलब होता है कि या तो मैं 2-3 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई हो जाऊं, या फिर अगर मैं सिर्फ एक ही सिक्योरिटी, या समझिए कि निफ्टी में ही ट्रेड कर रहा हूं, तो निफ्टी के अगर मुझे 4 लॉट कर रहे हैं तो मैं चारों एक साथ ना करूं, पहले एक करूं
ओके, फिर जब कंफर्मेशन है कि हाँ जो ट्रेंड है वो मेरे फेवर में जा रहा है सेकेंड डे पे, तो मैं दूसरा उसमें ऐड करूँ। ओके। इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि अगर मैंने पहली खरीदारी समझिए 20 रुपये में करी और वो 20 का 25 होता है और 25 में मैं दोबारा खरीदता हूँ, मेरा एवरेज प्राइस जो है वो 22 का आता है, मतलब बिलो द करंट प्राइस। इसमें मेरा 2 रुपये का अभी भी रिस्क फ्री है क्योंकि मेरा कॉस्ट नीचे है और थोड़ा भी अगर भाव गिरता है टुवर्ड्स कॉस्ट तो मैं जल्दी से एग्जिट ले पाता हूँ, तो नुकसान नहीं होता है इसमें। नुकसान कम होता है जब आप पोजीशन साइज करते हो, तो नुकसान होने का चांस जो है वो काफ़ी कम हो जाता है और आप उस चीज़ को खेल भी पाते हो लंबा और पोजीशन होल्ड कर पाते हो। अगर आप पूरा पोजीशन एक साथ लोगे, थोड़े भी नुकसान में आपको डर लगेगा और आप उस चीज़ को फिर पकड़ के रख नहीं पाओगे। तो इसलिए पोजीशन साइजिंग अपने पूरे सिस्टम में लाना थोड़ा ज़रूरी, और वो भी डायरेक्शनली, जैसे मैंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड में पोजीशन साइजिंग की जाती है, अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं। यानी कि मेरा नुकसान हो रहा है और मैं और ख़रीद रहा हूँ, ये नहीं रिकमेंडेड है। तो सही है सर, मतलब आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था वही हमको यूज़ करना है डेली और आरडी। और सर इसमें फिर स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करेगा मैं? मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जैसे समझो कोई स्टॉक है 1000 रुपये का है और उसमें एक ब्रेकआउट आता है तो वो सीधा 1200 का कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। तो आप अगर अभी समझो ये सिचुएशन में कोई स्टॉक में बाय आता है तो आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है? इसका जवाब आसान है। मुझे बहुत ही पहले एक डेरिवेटिव ट्रेनर था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, उन्होंने ये चीज़ सिखाई, तो मैं वही चीज़ सबको सिखाता हूँ। उन्होंने बहुत ही सिंपल चीज़ कही कि आप जो एक ऑप्शन का ग्रीक है उसका नाम है डेल्टा। ओके, सिर्फ एक ही, बाकी सब भूल जाएं। हाँ, ये डेल्टा का जो नंबर है 0.1 से लेके 1 के बीच में रहता है, एक पॉइंट नंबर रहता है। इस पॉइंट नंबर को आप ये समझिए कि ये प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो जब हम एट द मनी ऑप्शन खरीदते हैं, मतलब 1000 रुपये भाव है और मैं 1000 रुपये की स्ट्राइक का ऑप्शन खरीदता हूँ, तो इसका डेल्टा होता है 0.5। ये 0.5 का मतलब है कि आपके जीतने का प्रोबेबिलिटी 50% है, हारने का भी प्रोबेबिलिटी 50% है। ओके, तो 50-50 यहाँ पे बैठ गया। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं नहीं मुझे 1000 रुपये का नहीं लेना, मुझे 1100 का कॉल लेना है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना, वो महंगा है। हाँ, 1100 का कॉल का मैं अगर प्रोबेबिलिटी देखूंगा, उसका डेल्टा आएगा 0.2 या 0.1, मतलब आपके जीतने के चांसेस 20% ही हैं या 15% ही हैं। इसका ये मतलब है कि वो इन द मनी होने में, मतलब क्योंकि भाव को 1200 इसी महीने, वो भी या जब भी एक्सपायरी है, समझिए 3 हफ्ते का एक्सपायरी है, 3 हफ्तों के अंदर आपको 1000 रुपये से 1200 तक जाना है, उसका चांस सिर्फ 12% है, तो आपका हारना तो तय है। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि मैं लोगों को कहता हूँ सिंपल सिर्फ डेल्टा चेक करिए, 0.35 के नीचे मत जाइए, क्योंकि मोमेंट आप उसके नीचे गए तो आपके जो चांसेस हैं जीतने के, कि भाव आपके फेवर में आएगा और फिर उसके बाद आपको उसमें प्रॉफिट होगा, वो बहुत ही कम हो गए। सर अगर 1000 का प्राइस चल रहा है और मैंने 990 का कॉल खरीदा तो मतलब सजेस्टेबल तो फिर है? इन द मनी हो गया, उसका डेल्टा 0.6 हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट उतनी रिस्क लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं बहुत डीप इन द मनी लूँ कि समझिए कि मैं 900 का ही कॉल ले लूँ, तो वो फ्यूचर के ही हिसाब का हो जाता है, क्योंकि 1 रुपये बढ़ेगा तो कॉल का भी 1 रुपये बढ़ेगा, 1 रुपये घटेगा तो कॉल का भी 1 रुपये घटेगा, नुकसान उतना ही होना है। तो ऑप्शन का मेन एडवांटेज तो ये कि आप लीवरेज कर रहे हो, आप छोटे से पैसों में ज़्यादा खरीदारी कर रहे हो। तो एट द मनी लें, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 या 2 स्ट्राइक से ज़्यादा बाहर नहीं जाएं। तो अगर 1000 रुपये 1020 तक गए, 1040 तक गए, उससे ज़्यादा आप मत जाइए। और डेल्टा देखने से एक थोड़ा बहुत एस्टिमेट हो जाता है कि हाँ चलो प्रोबेबिलिटी इतने के अंदर ही है, 50% से 40% तक पहुँचे आप, ये नहीं कि 20% तक पहुँच गए। हाँ, मतलब मैंने देखा है सर, बहुत सारे लोग यही करते हैं कि भाई वो लोग 10-15 ट्रेड करेंगे ऐसे आउट ऑफ द मनी के ट्रेड के, उसमें से एक आधा कोई उनका कभी ना कभी, मतलब ऐसा होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने 2 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदा था, वो एक्सपायरी के बीच में हो गया था 20 पैसा, फिर किसी मूवमेंट की वजह से मेहनत से उनका भाव आया 1.5 रुपया या 2 रुपया, तो वो बस भाव टू भाव निकल जाते हैं। करेक्ट, वो भी 15 में से एक बार ही होता है, बट तो भी उनको एक होप रहता है कि नहीं ये 2 रुपये वाला कभी 20 रुपया होगा, वो कभी होगा वो पता नहीं है, बस हमें वो ट्विटर पे स्क्रीनशॉट मिलते हैं कि आज ये ऑप्शन ने 100 रुपये से 1000 रुपये तक की मूवमेंट ली। पर मैं हमेशा सोचता हूँ कि 100 रुपये पे लेके 1000 रुपये तक कौन खड़ा रहता है?
राइट। तो ये बात है सर। अच्छा सर, ये डेल्टा में कैसे चेक कर सकता हूँ? तो किसी भी ऑप्शन कैलकुलेटर पे ये चीज़ दिखेगी, ज़रूर आपको ऑप्शन कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। स्ट्राइक में हमने उस चीज़ को अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं किया, बट उसका डेवलपमेंट चालू है, तो कुछ समय बाद, कुछ हफ्तों में आपको इस पे भी डेल्टा। बट अपने ब्रोकर के इसमें रहता है वो लोग के कई वहाँ पे? ब्रोकर्स ने अपने ऑप्शन कैलकुलेटर्स अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल दिए हैं। ओके। तो जिसके पास भी वो चीज़ है, वहाँ पे आप ज़रूर देख पाएंगे उनके ऑप्शन चेन। कुछ लोगों के ऑप्शन चेन में ही लिखा रहता है कि ये स्ट्राइक का ये डेल्टा है। ओके, सही है। तो सर अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड हम हमारे मतलब मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ये प्योर एक सर का एक इनिशिएटिव था कि भाई विजय, हम एक बार मिले थे तो सर ने मुझे बोला था कि विजय आई हैव वन इंडिकेटर। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट किया था स्पेशली कि सर आप आइए और वो इंडिकेटर के बारे में बोलिए। बिकॉज मैं ना सर हमेशा ये सोचने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप वो लोगों के साथ शेयर करते हो तो और अच्छा होता है। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, अगर ये इंडिकेटर मतलब आई नो कि ये ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है? हम लोग सिर्फ जो लोग हमारी ट्रेनिंग लेते हैं मेंटरशिप की, उनको हमने ट्रेडिंग व्यू की आईडीज़ दी हैं। अदरवाइज इट इज़ ओनली ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म का क्या चीज़ है वो भी आप बता दीजिए फिर। तो ये प्लेटफॉर्म मंथली सब्सक्रिप्शन पे रन होता है। इनिशियली 15 दिन का ट्रायल मिलेगा, तो 15 दिन तक पीपल कैन यूज़ एवरीथिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। उसके बाद उसका मंथली प्राइस है 650 रुपये। ओके। और एनुअल प्लान्स पे ऑफकोर्स डिस्काउंटिंग है, तो काफ़ी रिटेल लेवल पे अफोर्डेबल हमने रेंज रखा है, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाए। टूल्स इस पे लोग देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन और डेटा बहुत सारी, हमने तो एक ही इंडिकेटर को आज एक्सप्लोर किया है, बट टोटल इंडिकेटर्स और टूल्स इस पे जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा पॉइंट्स हैं, जैसे पोजीशनिंग है, सेंटिमेंट है, एनएसई की जितनी डेटा आ रही है वो पूरी इसमें हमने डाली हुई है। उस हिसाब से लोग देखेंगे तो काफ़ी उनको वैल्यू मिलेगा। सही है सर। तो थैंक यू सर। और मैं हमारे गेस्ट को हमेशा एक लास्ट क्वेश्चन ये ज़रूर पूछता हूँ कि सर अगर किसी को स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है तो क्या वो पर्सन वहाँ पे बन सकता है, और अगर बन सकता है तो उसे कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? यस, तो आई थिंक मैंने कई चीज़ों को हाईलाइट किया है अलॉन्ग आई थिंक आज के डिस्कशन में, और उसको मैं क्विकली रैप कर सकता हूँ कि सबसे पहले ये सोच लें कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या रिटर्न ढूंढ रहे हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, कितना आप रिस्क ले सकते हो। दूसरा, ज्ञान लें, क्योंकि ज्ञान के बिना बाज़ार में आना और ये सोचना कि मैं कुछ भी करके कमा लूँगा, वो गलत ठहर जाएगा। स्पेशली अगर आप यंग हो और आप सोच रहे हो नहीं मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से जल्दी पैसा कमाता हूँ, तो ज्ञान के बिना वो इंस्ट्रूमेंट्स को डील करना बहुत ही मुश्किल है, आपका नुकसान ज़रूर होगा। और ये ध्यान में रखें कि 100% राइट कोई नहीं हो सकता। यू आर गोइंग टू बी 30-40% राइट रॉन्ग। तो अपने बारे में सीखना, इसका भी पूरा सब्जेक्ट है, इसको बिहेवियरल फाइनेंस कहते हैं। पूरा सब्जेक्ट है जिसपे इंडिविजुअल बिहेवियर कैसे हम लोग को हैम्पर करता है हमारे सक्सेस से, तो उस चीज़ को हम लोग रियल लाइफ में फिर एक्सप्लोर करके सीख के ओवरकम करते हैं, तब जाके आपका एक्चुअल बाज़ार में सक्सेस होता है। तो अगर आप लोगों को आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया है और जो सर ने ये इंडिकेटर बताया है, अगर आप लोगों को वो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हो। और अगर आपका ये जो भी सर का इंडिकेटर है, अगर आपको वो लेना है तो मैं यहाँ पे सर को बोलूँगा कि हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाके सर का ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आप आए हमारे पास उसके लिए। थैंक यू। आई एम वेरी थैंकफुल टू हेल्प पीपल नो अबाउट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, क्योंकि लोगों तक बात पहुंचाना ही आई थिंक इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यस सर। तो बस ये था हमारा ये आज का वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।